Hello to everyone and welcome to Classes by Vichata. Now today's topic is arcade model. Arcade model is one of the model in brand equity models. Brand equity models में आपने brand valuator, asset valuator model देखा है. आप रोबी मॉडल देखेंगे जिसका वीडियो मैं आप बनाऊंगी इसके बाद. और ये है आर्केर मॉडल. आर्केर मॉडल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल है ब्रांड इक्विटी पे. डेविड आर्केर बहुत ही पॉपुलर है ब्रांडिंग के फील्ड में, ब्रांड मैनेजमेंट में उनकी बहुत सारी बुक्स हैं. And he is a professor at University of California. And what he has done, he has given brand management. He has given so many brand management theory. उसमें से ब्रांड इक्विटी मॉडल उनका बहुत ही पॉपुलर मॉडल है. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं जिसमें उन्होंने ब्रांडिंग के बारे में, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बहुत सारे ब्रांड डायनामिक्स के बारे में बात की है. यू कैन चेक आउट हिज बुक्स. इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या फिर आप पीडीएफ ड्राइव से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. आप उसको जेड लाइब्रेरी पे भी आपको मिल जाएगा आराम से. बहुत ही पॉपुलर बुक्स है. यू मस्ट रीड अगर आप ब्रांडिंग के बारे में बहुत ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है तो. लेकिन आज हम लोग बात करते हैं ब्रांड इक्विटी मॉडल्स में आखिर मॉडल ऑफ ब्रांड इक्विटी के बारे में. So David Acker, a professor at University of California, defines brand equity as a group of asset and liabilities associated with a brand. Brand equity हम लोग पहले से जानते हैं, it's a commercial value which a brand provides to any of the product. आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीशन के ओवर अगर ज्यादा महंगी कीमत में खरीदा जा रहा है तो ये जो महंगी कीमत या फिर ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लोग आपके प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए रेडी हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रांड इक्विटी. आपने बहुत अच्छी ब्रांड बिल्डिंग करी है, बहुत अच्छा ब्रांड इक्विटी अगर आपने बिल्ड करा है, ये ट्रांसलेट तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट को लोग आपके कंपटीशन से प्रीमियम प्राइसेस पे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं और खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं बिना किसी बार्गेनिंग के. तो उसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी इज बेसिकली कमर्शियल वैल्यू ऑफ एनी ब्रांड. तो ब्रांड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आर्केर begins with brand building, and brand building is what? It's building the brand identity of any of the brand, which is primarily is an arrangement of brand affiliation which speaks to the consumer, what they desire, what they want in the product, और किस तरह का ब्रांड इमेज वो चाहते हैं एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ मार्केटर. आप किस तरह का ब्रांड इमेज, किस तरह की ब्रांड आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर के दिमाग में, उसके लिए वही पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो है ब्रांड मैनेजमेंट. और ये ब्रांड मैनेजमेंट स्टार्ट होता है ब्रांड आइडेंटिटी बिल्डिंग से. और जब तक आपके ब्रांड की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आपकी ब्रांड की लॉयल्टी नहीं होगी. और जब तक लॉयल्टी नहीं होगी, आपको पता है ब्रांड इक्विटी तो हो ही नहीं सकता. तो ये इक्विटी मॉडल, ब्रांड इक्विटी मॉडल वाज गिवन बाय आखेर, और इसको हम 5 एसेट मॉडल भी कहते हैं. आप सॉरी, हाँ, इसको हम 5 एसेट मॉडल भी कहते हैं जिसमें कि 5 तरह के एसेट्स के, ब्रांड एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं. पहला होता है ब्रांड एसोसिएशन, जो कि आपको पता है, जो एफिलिएशन, जो सोच आपके कंज्यूमर आपके लिए डेवलप करते हैं, दैट इज ब्रांड एसोसिएशन. आपके ब्रांड के लिए लॉयल्टी कितनी है लोगों के पास, कि स्विचिंग कितना अवॉइड करते हैं, कितने लॉयल है आपके पास. आपके पास लॉयल कस्टमर्स हो गए बस, एज अ मार्केटर, एज अ कंपनी, और आपको कुछ नहीं चाहिए. आपके लॉयल कस्टमर्स आपके लिए काफी होते हैं आपकी आपकी कंपनी को चलाने के लिए, आपके ब्रांड को दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो ब्रांड लॉयल्टी, परसीव्ड क्वालिटी से ही आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी. तो परसीव्ड क्वालिटी, लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, परसीव्ड क्वालिटी जितनी हाई होगी उतनी ही ज्यादा ब्रांड इक्विटी होगी. और जितनी परसीव्ड क्वालिटी लो होगी उतना ही ज्यादा ब्रांड इक्विटी आपका डिप करेगा, नेगेटिव की तरफ आप चले जाएंगे. अगर कोई कंज्यूमर सोचता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए प्रीमियम क्या, उसकी प्राइस भी देने को वो रेडी नहीं होता. तो वहां पे क्या होगी, ब्रांड इक्विटी ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट डिपिंग डाउन. और वो आपको फिर उसे कॉस्ट प्राइस पे या लोअर द कॉस्ट प्राइस पे भी बहुत बार बेचना पड़ता है सामान को, जस्ट बिकॉज ऑफ द लो परसीव्ड क्वालिटी. वहीं ऑपोजिट, क्वालिटी अगर हाई है तो वहां पे आप ब्रांड इक्विटी इंक्रीज करती जाती है आपकी. आपके ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है, ब्रांड की अवेयरनेस होएगी तभी आपका जो ब्रांड इक्विटी है, वो ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी जो आप कर रहे होते हैं एज अ मार्केटर, वो सक्सेसफुल है. जितनी ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस, मतलब उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपने कंज्यूमर्स के करीब हैं,
और जितने ज्यादा कंज्यूमर्स के करीब हैं उतने ही ज्यादा सेल होने के चांसेस है, और जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा आप मार्केट में आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, उतना ही ज्यादा आप मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाने में सक्सेसफुल होते हैं, जिससे कि आपकी ब्रांड इक्विटी, आपकी ब्रांड वैल्यू इनहेंस होती है। एंड आपके पास कोई भी प्रोप्राइटरी एसेट है, जैसे कि कोई कॉपीराइट हो गया, किसी तरह का पेटेंट है, किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर इन सब में से ये पांचों चीजें मिलकर के आपकी ब्रांड इक्विटी बनाती है, और यही है आकेर का मॉडल। तो इसको अगर थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे तो ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन एंड अदर प्रोप्राइटरी राइट्स का क्या काम है, ये एनहांस करती है बेसिकली आपके प्रोडक्ट का परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर बाय एनहांसिंग इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस इन परचेज डिसीजन एंड यूजर सेटिस्फैक्शन। जब भी आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी अगर हाई होती है अकॉर्डिंग टू आखिर, तो कंज्यूमर के दिमाग में जो परसीव्ड वैल्यू है ऑफ द प्रोडक्ट इट विल इनहेंस। परसीव्ड वैल्यू इनहेंस करेगा, इसका क्या मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की जो इंटरप्रिटेशन है या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, वो कंज्यूमर के पास ज्यादा होगी, लोग उसके बारे में ज्यादा अवेयर होंगे, और ज्यादा अवेयर है, उसके बारे में अच्छे से पता है, तो क्या करते हैं आपके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो दे आर कॉन्फिडेंट इन परचेजिंग द प्रोडक्ट। प्लस देयर इज यूजर सेटिस्फैक्शन। इफ योर प्रोडक्ट is satisfactory enough, then only your product will get some loyal customers. अगर आपका कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाइड है तभी आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है। तो ये जो पांचों फैक्टर हैं, या ब्रांड लॉयल्टी, अवेयरनेस, क्वालिटी, एसोसिएशन एंड एसेट्स, ये सब मिलकर के परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ब्रांड को इंक्रीज करती है। वहीं पे परसीव्ड वैल्यू टू द फर्म बाय एनहांसिंग, अगर आपके ये पांचों फैक्टर अच्छे जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, तो फर्म को क्या फायदा होता है, फर्म की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो आपको हो सकता है कि आप कम मार्केटिंग एक्सपेंस में भी काम चला लें। तो इफिशियंसी एंड और लेकिन उसके साथ भी वो बहुत इफेक्टिव भी हो जाए, आप थोड़ा भी कुछ करते हैं तो आपके ब्रांड को काफी फायदा मिल जाता है। तो इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग इंक्रीज करती है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, जितनी ब्रांड इक्विटी हाई है उतनी ही ज्यादा ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। प्राइस मार्जिन से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी मतलब कि हायर प्रीमियम्स, आप ज्यादा कंज्यूमर्स आपके लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, तो आप पे कराने के लिए प्राइस मार्जिन तो बढ़ाओगे ही ना। तो प्राइस मार्जिन आप बढ़ा सकते हैं। आप ब्रांड एक्सटेंशन कर सकते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन मतलब सेम ब्रांड नेम से लेकर के आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लेके आ सकते हैं। जैसे मैगी हॉट एंड मैगी इज सो पॉपुलर प्रोडक्ट कि मैगी का नेस्ले ने मैगी के नाम से और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो उस नाम को यूज करते हुए, उस ब्रांड नेम को यूज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे मसाला मिक्स हो गया, सॉसेस हो गए। ये मैगी जो ब्रांड नेम है नेस्ले का, उसी को यूज करके वो, ऑल्दो नेस्ले के पास बहुत सारे ब्रांड नेम है, जैसे नेस्कैफे है या फिर मैगी है, लेकिन बेवरेज कैटेगरी में अ, आप देखेंगे कि मैगी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो उस नाम को इस्तेमाल करके बहुत आराम से मैगी ने ब्रांड एक्सटेंशन किया है, नेस्ले ने ब्रांड एक्सटेंशन किया है एक्चुअली। तो ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई अपने प्रोडक्ट लाइन में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं विदाउट हैमरिंग द ब्रांड इक्विटी ऑफ द ब्रांड। आप बिना उसमें चेंजेस किए या उसको बिना गिराए हुए या बिना किसी चेंज लाए हुए भी आराम से अपने प्रोडक्ट लाइन को इनहेंस कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उसी को हम बेसिकली ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं। तो ब्रांड एक्सटेंशन भी आराम से आप कर सकते हैं एज अ फर्म, अगर आपकी ब्रांड इक्विटी हाई है तो। आप ट्रेड लेवरेज भी आपको मिलेगा, ट्रेड लेवरेज मतलब आप अपने जो इंटरमीडियरीज हैं उसका कमीशन आप कम कर सकते हैं। आप जो अगर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए हो सकता है कि अ, किसी नए प्रोडक्ट, नए बिस्किट ब्रांड को हो सकता है 30% मार्जिन अपने होलसेलर को देना पड़े, वहीं पे ब्रिटानिया का काम 4-5% में ही हो जाता है। तो ट्रेड लेवरेज भी आपको आराम से मिलता है, वहीं पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिलेगा अगर आपके पास, खासकर ये जो हमने अदर प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स के बारे में बात की है,
तो अदर प्रोपराइटरी ब्रांड एसेट्स अगर आपके पास हैं, मतलब ऐसे कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ आप ही के पास है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर ब्रांड्स। तो ये आके का मॉडल है जो डिटेल में अगर आप देखें तो इस तरह का दिखता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है वो समझ लें। ब्रांड लॉयल्टी में जो फैक्टर्स हैं जो आपको लॉयल कस्टमर्स की तरफ लाने में हेल्प करती है, द फॉलोइंग फैक्टर डिपिक्ट द एक्सटेंट टू विच कस्टमर्स आर लॉयल टू अ ब्रांड। उसमें होता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। आपके पास अगर बहुत ही लॉयल कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो मेंटेनिंग लॉयल कस्टमर इज चीपर देन चार्मिंग न्यू वंस। आपको न्यू कस्टमर लाने में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं पे जो आपके लॉयल कस्टमर्स उनको छोटे छोटे पर्क से भी आप उनको अपने साथ रख सकते हैं। ट्रेड लेवरेज आपको मिलेगा। आपको जैसे आपको बताया कि आपको अपने इंटरमीडियरी पे थोड़ा कम खर्च भी करना पड़ सकता है। लॉयल कस्टमर्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दे आर वेरी स्टेडी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज आपके वो कस्टमर्स रेगुलर आपके होलसेलर आपके रिटेलर्स के पास जा रहे हैं, दे क्रिएट डिमांड। तो होलसेलर रिटेलर की भी मतलब उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी वो प्रोडक्ट बेचना ही बेचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेड लेवरेज मिल जाता है। तो ट्रेड लेवरेज है आपके पास। ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर लॉयल कस्टमर्स, क्योंकि आपको ही पता है कि वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन। तो वहां पे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या होता है कि आपको वो न्यू कस्टमर्स लाने में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कोई लॉयल कस्टमर्स है, वो आराम से अपने अपने जो उसका खुद का नेटवर्क होता है वो उसको चैनलाइज कर सकता है आपके ब्रांड की तरफ, जाने अनजाने वो ऐसा करता है। एंड कॉम्पिटिटिव थ्रेट रिस्पॉन्स टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाता है। लॉयल कस्टमर टेक टाइम टू स्विच टू न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज offered by other brand, hence this buys time for the company to respond to the competitive threats। तो कंपनीज को भी काफी टाइम मिल जाता है कि अगर किसी तरह का कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, कोई थ्रेट है, तो वो उसको थोड़ा इजीली रिस्पॉन्ड कर ले। तो रिस्पॉन्स टाइम भी आपको मिल जाएगा अगर आपके पास लॉयल कस्टमर है तो ये ब्रांड लॉयल्टी के फायदे हैं। दूसरी जो चीज है जो आपने देखा होगा, जो हमने 5 गोले बना रखे हैं, तो उसमें दूसरा गोला है ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस क्या करेगा, द फॉलोइंग मेजर्स डिपिक्ट द एक्सटेंट टू विच ब्रांड इज वाइडली नोन अमंग कंज्यूमर्स। सबसे पहला, एसोसिएशन एंकर्स होते हैं आपके। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड स्ट्रेंथ एसोसिएशन कैन बी अटैच्ड टू अ ब्रांड विच इन्फ्लुएंस ब्रांड अवेयरनेस। जैसे कि आपके कुछ कुछ ब्रांड के साथ एसोसिएशन एंकर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज होती है जो स्पेशली उसी ब्रांड के पास है, या कुछ ऐसी चीज है जिससे कि लोग बहुत ज्यादा एसोसिएट कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम सैनिटरी डिपार्टमेंट में अगर हम जाए, जैसे कि अगर हम सोप के बारे में बात करें, तो सोप में मॉइस्चराइजेशन अगर बोलता है तो ऑटोमेटिकली डव कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि वो उसका एसोसिएशन एंकर है। तो डव वो मॉइस्चराइजेशन को यूज करके वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को भी उसी सेम लाइन पे लेकर आता है कि आप शैम्पू भी करिए तो भी 1/4 मॉइस्चराइजेशन है, आप सोप लगाइए तब भी 1/4 मॉइस्चराइजेशन है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट इज देयर ब्रांड स्ट्रेंथ बेसिकली। तो वो एसोसिएशन बहुत आराम से एक कंज्यूमर गार्नर कर लेता है और उसको यूज कर सकता है। फेमिलैरिटी बढ़ जाती है अगर आपकी ब्रांड अवेयरनेस हाई है, तो पीपल आर मच मोर फेमिलियर अबाउट योर प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहती है। सब्सटैंशियलिटी, कंज्यूमर रिव्यू ऑन ब्रांड ब्रिंग सब्सटैंशियल एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स द ब्रांड। एक आपके ब्रांड अवेयरनेस अगर बहुत ज्यादा है तो लोग क्योंकि आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, तो जो लोग नहीं भी यूज करते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, एक कमिटमेंट टुवर्ड्स द ब्रांड। ये आपका आप देख सकते हैं कंज्यूमर्स के पास कि अगर उनको अच्छा लगता है, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं और आपका ब्रांड जो है वो वाइडली नोन है, तो वो आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कस्टमर्स देके जाएगा। साथ ही कंज्यूमर्स कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज, ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जब उसके पास 4 ब्रांड्स को चूज करने के लिए, अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस हाई है तो वो बाकी तीनों में से को छोड़ करके हो सकता है कि आप ही के पर्टिकुलर आपको ही चूज कर ले। तो ये ब्रांड अवेयरनेस का फायदा है जो आपको ब्रांड इक्विटी मॉडल में डेविड आर्कर ने कहा था। तीसरी चीज होती है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी से नहीं, ब्रांड लॉयल्टी हमने देख लिया पहले। Perceived quality. Perceived quality is what the quality provided by the brand, which is presumed by the consumer. ये ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी वो एज अ कंपनी आप प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द क्वालिटी जो एज अ कंज्यूमर
आपका कंज्यूमर परसीव करता है कि यस दिस इज द क्वालिटी आई एम गेटिंग। तो इट इज द एक्सटेंट टू विच अ ब्रांड इज बिलीव्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हम परसीव्ड क्वालिटी कहते हैं। तो क्वालिटी इटसेल्फ द रीजन टू बाय। अगर किसी को लगता है कि नहीं क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बंदा उसको खरीदने चला जाता है। तो क्वालिटी इटसेल्फ इज द रीजन, इटसेल्फ इज अ सर्टिफिकेट। आप ब्रांड पोजिशनिंग कर सकते हैं क्वालिटी के नाम पर इन कंपैरिजन टू योर कंपटीशन। प्लस आप प्राइस बढ़ा सकते हैं आराम से, अगर आपकी क्वालिटी अगर अच्छी लग रही है लोगों को तो आप आराम से प्राइसिंग उसकी हाई कर सकते हैं, जिसको कि हम स्किमिंग प्राइसिंग भी कह सकते हैं। स्किमिंग भी यूज किया जा सकता है उस केस में कि हम बहुत ही हाई प्राइस रख सकते हैं ऑन द नेम ऑफ क्वालिटी। ठीक है, वाइड अवेलेबिलिटी, कंज्यूमर्स टेक अ वाइडली अवेलेबल प्रोडक्ट एज रिलायबल वन। लोगों को लगता है कि कोई चीज अगर हर जगह बिक रही है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ऐसा हम सभी मानते हैं। ठीक है, आपने भी फील किया होगा कभी भी, तो आपको बहुत ही वाइड एक्सेप्टेंस भी मिलता है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हो तो। प्लस नंबर ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन भी आप आराम से कर सकते हैं। ब्रांड कैन डू मच मोर एक्सटेंशन एज अ प्रोडक्ट क्वालिटी गारंटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ से जो भी आएगा ये अच्छा ही होगा, तो अगर इस तरह का परसेप्शन है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप आराम से ब्रांड एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ परसीव्ड क्वालिटी। ब्रांड एसोसिएशन इज हाउ इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड अबाउट योर प्रोडक्ट। कैसे आप लोग परचेज कैसे करने के लिए आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो ड्राइव परचेजिंग। ब्रांड एसोसिएशन अगर बहुत हाई है लोगों का तो उस केस में क्या होता है कि कंज्यूमर खुद ब खुद खिंचा चलाता है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। वो खिंचा चलाना मतलब उसकी वो नीड वहां पे सेटिस्फाई हो जाए, उसको पता है कि मेरी अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके साथ यही यही कंपनी और यही प्रोडक्ट है जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो परचेज को ड्राइव करने का हेल्प करता है आपका ब्रांड एसोसिएशन। Attitude is the extent to which brand association create positive attitude in the consumer's mind. जब भी आप attitude का मतलब क्या है, evaluation of something. So when you evaluate something, it must have some positive and negative, like negativity. तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी ब्रांड को लेकर के तो आप उसके बारे में बहुत बार हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं कंज्यूमर्स, और फिर क्या करते हैं आपके लिए परचेज करना बहुत इजी हो जाता है। वैसे कंज्यूमर्स को परचेज कराना बहुत इजी हो जाता है if someone has a positive attitude about that particular brand. And number of brand extension, obviously brand associations जितने हाई है वहां पे आपके एक्सटेंशन करना भी सेम एंकर्ड एसोसिएशन पे एक्सटेंशन करना इजी होता है। जैसे कि आपको पता है कि डव सोप पहले, उसके बाद शैम्पू, अगर आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो उनके लिए ये करना बहुत इजी है। कैडबरी हमेशा से चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, तो चॉकलेट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, कभी भी उसको लेके आ सकते हैं, किसी भी ओकेजन के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए भी कैडबरी के लिए भी ब्रांड एक्सटेंशन करना वाज मच मोर इजी। अब कभी उसमें नट डाल दिया तो कभी उसमें किसी दिन गुलाब का फूल डाल के बेच देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन इज इजी फॉर देम बिकॉज हमने एक एंकर्ड एसोसिएशन कैडबरी के साथ बना लिया है कि चॉकलेट मीन्स कैडबरी और चॉकलेट मीन्स डेयरी मिल्क। तो ब्रांड एसोसिएशन एंड प्रोप्राइटरी एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड ऑल, इसको हम प्रोप्राइटरी एसेट्स कहते हैं। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है तो आपके पास कॉम्पिटेंसी, आपकी ब्रांड की कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, आपको कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के पास। अब किसी तरह का जैसे केएफसी का फॉर्मूला केएफसी के पास है तो केएफसी के जैसा कोई और है नहीं। तो प्रोप्राइटरी एसेट्स का ध्यान अगर आपके पास एज अ ब्रांड अगर आप रखते हैं और जितनी ज्यादा प्रोप्राइटरी एसेट्स आप बाय करते हैं उतना ज्यादा आपका ब्रांड सिक्योर और लीगली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको डिटेल में अगर ब्रांड इक्विटी आपके मॉडल लिखने आता है तो यू नीड टू मेक दिस डायग्राम, और इस डायग्राम को एकदम अच्छे से ध्यान कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में निकाल के देखिएगा ना। ठीक है, ब्रांड इक्विटी आप 5 फैक्टर्स, 5 एसेट्स, ये इंडिकेटर या क्या इफेक्ट लेकर के आते हो, उससे परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर के परफॉर्मेंस पर और फर्म के परफॉर्मेंस पे। तो दिस इज ऑल अबाउट डेविड आकिर मॉडल और आकिर मॉडल ऑफ ब्रांड इक्विटी। थैंक you so much, and if you have any question, any comment, you can always comment in the comment box, or you can write to me at vijata.rwc@gmail.com.
And please do subscribe to my channel, subscribe and circulate. Thank you so much and like, share to करी देना.